नमस्कार, न्यूज टुडे राष्ट्रीय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राल। आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अक्सर आप उनको देखते होंगे जो पीएचई डेली वेजर जो हैं उनके मुद्दे को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आज उन्हीं की जुबान से सुनते हैं कि आखिर कहां तक पहुंचा है उनका संघर्ष और कैसे आगे चल रहा है, किस तरह से सरकार जो है उस पर अपना रिस्पॉन्स कर रही है। रवि जी, आपका स्वागत है। रवि जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि रवि हंस ने पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट था जो उसे इस्तीफा कर दिया है। क्या वजूहत है, लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो संजीव जी आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट से रिज़ाइन करना, तो मैंने पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट से रिज़ाइन नहीं किया है। मैं एक पीएचई वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी था, वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया है। क्योंकि आजकल एक कल्चर है कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो मुझे लगता है कि जो पद मेरे पास था, जनरल सेक्रेटरी का पद, और इससे बड़ा पद तो कोई होता नहीं है किसी भी एसोसिएशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। तो इसका साफ स्पष्ट मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम अपनी बात जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रख पा रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ बीच में रहा होगा कि जो डेली वेजर के हित में नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन रिज़ाइन करना पड़ा। तो पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जो है वो एक पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट परमानेंट का है, एक डेली वेजर का है। और जो पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट डेली वेजर का चल रहा है, मैं आज भी उसमें हूं। और जब तक ये संघर्ष किसी निर्णायक जगह तक नहीं पहुंचेगा तो मैं उसका हिस्सा रहूंगा। हाँ, एक एसोसिएशन से ज़रूर मैंने रिज़ाइन किया है क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन है। और कहीं ना कहीं हमें महसूस हुआ कि हम जो कर रहे हैं पिछले 2 साल से, तो किसी भी परमानेंट एम्प्लॉयज़ ने हमारा समर्थन नहीं किया। तो जब अगर ऑर्गेनाइजेशन एक है जो परमानेंट और डेली वेजर की इकट्ठी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर एक पार्ट उसका साथ ही नहीं देने के लिए तैयार है, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना मुझे नहीं लगता कि वो जायज़ था। क्योंकि मैं पद के लिए नहीं लड़ता हूँ। मैंने पहले भी कई बार मीडिया इंटरव्यूज़ में भी कहा, और मेरा मोटिव यही है कि मेरी सिर्फ डिमांड, लड़ाई रेगुलाइजेशन तक है। मुझे किसी पद का लालच नहीं है। अगर पद का लालच होता तो इतना बड़ा पद छोड़ना कोई नहीं चाहता। जी रवि जी, मेरा जो आज का कार्यक्रम करने का मकसद था वो यही था कि एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है डेली वेजर जो एम्प्लॉयज थे, क्योंकि उनके लिए एक आस थी। आप रवि हंस जो है एक आस है उनके लिए कि कोई हमारी बात करने वाला है। तो एक कंफ्यूजन पैदा हो गया जब आपने ये रिजाइन की बात की। उसके बाद मैंने कई डेली वेजर्स जो थे जिनसे मेरी भी बात हुई, उन्होंने भी ये एक कंफ्यूजन था कि आखिर क्यों डेली वेजर जो माफ करना पीएचई जो एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन जो आप कह रहे हैं उससे आपने रिजाइन किया था। लेकिन एक कंफ्यूजन था कि शायद रवि हंस ने पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जो था उससे रिजाइन किया। लेकिन ये आपने कंफ्यूजन दूर किया है, तो एक तो ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा क्योंकि एक कन्फ्यूज़न जो था डेली वेजर्स के बीच में वो दूर हुआ है। रवि जी, मेरा अगला ये है कि अब क्या नई यूनियन बनाने की फिराक में आप? देखिए संजीव जी, नई यूनियन तो शायद बनानी भी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है। क्योंकि हमारे पास अपना पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का जो लेटर पैड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। हम ऑलरेडी अलग अलग यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं जो 5 मेंबर हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए भी काम करेंगे। और फिलहाल हमारा जो लड़ाई चल रही है वो पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले ही चलेगी, जो डेली वेजर का हमारा यूनाइटेड फ्रंट बना हुआ है। जब तक ये लड़ाई किसी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती तो हमें लगता नहीं है कि किसी नई यूनियन की हमें ज़रूरत है। हाँ, कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके की कमियां हमारे अंदर हैं, उनको दूर करने का कोशिश करेंगे हम। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो बाकी मैं अपने सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि किसी को कन्फ्यूजन में नहीं आना है। किसी तरीके की अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। बाकी हमारी जो लड़ाई, हमने पहले दिन कहा था कि मंजिल तक पहुंचाएंगे और उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो अगर डेली वेजर इसी तरीके का साथ देता रहा तो हम उससे ज़रूर कहीं ना कहीं मंजिल तक पहुंचेंगे। और दूसरा, जो भी डेली वेजर अदर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी है, कई जगह हमने देखा है कि कुछ कन्फ्यूजन आज भी है। डेली वेजरों की एकता की बहुत ज़रूरत है। और अब एक शायद समय भी आया है, ये जो इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है, उस वक्त डेली वेजर का अपना इम्पोर्टेंस जो है वो डेली वेजर को भी दिखानी पड़ेगी। जब तक डेली वेजर यूनाइट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। कोई लीडर आपको रेगुलाइजेशन नहीं दिला सकता। डेली वेजर ही यूनाइट होगा तब जाके रेगुलाइजेशन जैसे मुद्दे को हम हल करवा पाएंगे। जी रवि जी, एक चीज़ की मैं और आपसे क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ, क्योंकि एक
जो इस समय अफवाह है या कुछ ऐसा कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशंस हैं, जो पीएचई की खास करके बात कर रहा हूँ मैं, उनके साथ जो है वो डेली वेजर और उनका कोई तालमेल जो है वो बेहतर नहीं है। क्या वजूहत हैं इसकी, क्या समझते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या है? संजीव जी, मैं किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूँ, ये खुद समझ आ जाता है। आज आप देखें, आज लगभग 650 दिन से ऊपर हो गया पीएचई का डेली वेजर जो लगातार सड़कों पे है, और हम सभी जो 5 लोग हम आज लीड कर रहे हैं, सभी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी पोस्ट पे थे। मैं जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे था, ऐसे ही अदर साथी जो हैं वो हर एक किसी न किसी यूनियन के साथ एफिलिएट थे। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने कभी देखा है इन 2 सालों के अंदर की किसी परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे फेवर में 24 घंटे की भी कॉल दी हो? कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, किसी ने हमारा कोई समर्थन नहीं किया। सिर्फ एक बार मीडिया में बोल दिया था, हाँ मॉरल सपोर्ट हमारी है, और मॉरल सपोर्ट का रिजल्ट ये था कि जब हमने काम छोड़ स्ट्राइक की और 3.5 महीने हमारी काम छोड़ स्ट्राइक की, हमने रिक्वेस्ट 10 बार इनको रिक्वेस्ट किया परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन को कि 24 घंटे की कॉल हमारे फेवर में दे दो, लेकिन किसी ने कॉल नहीं दी। और यहां तक कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज था उसने 18 घंटे ड्यूटी की हमारी एजिटेशन को फेल करने के लिए। तो फिर हम किस तरीके से इनका साथ देंगे? हमने इनका 26 साल साथ दिया, लेकिन जब हमारी बारी आई तो इन लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। यहां तक कि हमारे जहां हमारा प्रोटेस्ट चलता था वहां से बीच में से भी नहीं निकलते थे, बाहर वाले रोड से निकल के दूसरे दफ्तरों में जाते थे। तो फिर मुझे नहीं लगता कि अब तो ये क्लियर हो चुका है कि ये लोग हमारा साथ नहीं देते हैं। और ना, मैं आज से 2 साल पहले जब भी इनके ऊपर कोई एलिगेशन लगते थे, मैं अकेला शख्स था जो इनके साथ खड़ा होता था और काउंटर करता था कि ये ऐसे लोग नहीं हैं। और मैं यूनिटी का हक, मतलब उसका फेवर करता हूं, हमेशा मैं यही चाहता हूं कि सभी एक साथ आएं। और यही बड़े कोशिश की थी हम लोगों ने, तब जाके एक यूनाइटेड फ्रंट बना था। लेकिन उसके बावजूद जब इन लोगों ने साथ ही नहीं दिया तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हम क्यों इनके साथ चलेंगे, किस लिए चलेंगे। ये खुद में ही तय हो जाता है और सब दुनिया ने देखा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हर एक डेली वेजर साथी ने देखा, लाठियां खाई हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पे धरने किए, लेकिन हमारा साथ किसी ने नहीं दी। गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। और मैं आज स्पष्ट कहूंगा कि डेली वेजर को इस चीज का फायदा भी हुआ है कि अगर परमानेंट लोग हमारे साथ होते तो शायद वैसा ही होता जैसे पहले 2 दिन 4 दिन धरना करने के बाद धरने खत्म हो जाते थे। लेकिन इस बार 650 दिन लंबा धरना इसी वजह से चल रहा है कि हमें आज रोकने वाला कोई नहीं है, हमें हक चाहिए और रोकने वाला कोई नहीं है। और 2020 में हमने सबने क्लब होके एक धरना किया था, 19 दिन हमारी काम छोड़ स्ट्राइक चली थी, लेकिन वो वेजेस हम नहीं ले पाए। तब परमानेंट लोग भी हमारे साथ में थे, वो 19 दिन की वेजेस नहीं मिली हमें। लेकिन हमने 3.5 महीने काम छोड़ स्ट्राइक करने के बावजूद हर एक डेली वेजर को प्रॉपर पूरी वेजेस दिलवाई है। और उसके साथ साथ हमारे जो जिन लोगों की डेथ हो गई थी उनको 320 लोगों को पहले हमने उनका, किसी का 2 लाख, किसी का 2.5 लाख, सबको दिलवाया। उसके बाद अभी जो बच गए थे उनको 40-40 हज़ार की एक इंस्टॉलमेंट दिलवा दी। अब जो हमारे बीमार लोग हैं या किसी की बेटी की शादी है, वो भी हमने रिक्वेस्ट की थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, तो हमें उम्मीद है कि इसमें थोड़े बहुत पैसे उनको भी कुछ रिलीफ मिलने वाली है। तो जितनी देर हम परमानेंट लोगों के साथ रहे हमें मिला कुछ नहीं। तो वो कहीं ना कहीं आज हमारे अंदर भी एक शक पैदा हो रहा है कि आखिर क्या कारण थे। जब हम ज्यादा मजबूत होकर लड़ते थे तब हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, जब हम अकेले लड़ रहे हैं तो आज हमें कुछ ना कुछ हमने हासिल किया है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि अब हमें कुछ और रास्ता अपनाने की जरूरत है। आज जिस तरीके से चल रहा है वो हमें ज्यादा बेहतर लग रहा है। जी रवि जी, जिस तरह से आपने बात कही कि डेली वेजर जो है उनको अब थोड़ी राहत जो है कि चलो डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था एक रिटायरमेंट का कि एक जो डेली वेजर हैं वो रिटायर होते हैं और उनके कुछ साथी जो हैं वो अपनी जेब से जो उनकी जेब में कुछ पैसे डालते हैं तो वो रो पड़ते हैं। बड़ा भावुक करने वाला वो दृश्य था। तो क्या जो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट है इसने कोई ऐसा मुद्दा उठाया है जिसमें रिटायरमेंट की आजू जो हो जाती है, क्योंकि एक डेली वेजर बेचारा जो रिटायर्ड हो रहा है कुछ भी नहीं करने जाता, उसके लिए क्या? देखिए, उसके लिए हमारी पहली डिमांड है कि उसको कम से कम 10 लाख की कंपनसेशन जो उसको रिटायरमेंट पे मिलनी चाहिए। और दूसरा, उसका जो पेंडिंग वेजेस है वो उसी दिन, अगर जिस दिन आप रिटायर करते हो उसी दिन उसको कम से कम उसका पेंडिंग वेजेस तो दे दो। जब उसका डिपार्टमेंट के साथ लिंक ही आप खत्म कर रहे हो तो फिर वो वेजेस रोकना
जायज़ नहीं है। और उस चीज़ पे हमारी ऑलरेडी दो बार हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात हो चुकी है और उन्होंने भी इस चीज़ को कंसीडर किया कि हाँ ये गलत है। अगर जब वो एज पूरी हो रही है, डिपार्टमेंट उसकी सेवा नहीं ले रहा, तो फिर उसका पैसा रोकने को कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन शायद देखेंगे, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर भी फैसला जो है रवि जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप इसको प्लीज़ सही करिए। मुझे तो यहाँ तक सुनने में मिला है कि जो कंसर्न अधिकारी होता है वो 1 महीना पहले उसको बोलता कि भाई आपका फलानी डेट से आपका हमारे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा ही होता है बर्बली? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। यही पिछली बार हमारी अभी लेटेस्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, तो मैंने यही मुद्दा उठाया कि CSR रूल किस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। अगर आप CSR कोई भी अगर ऑर्डर है तो उसका एक पार्ट इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। जब हमारे ऊपर कोई CSR रूल डेली वेजर के ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं होता, तो फिर रिटायरमेंट का कैसे हो रहा है? ऐसे नहीं लगता कि ये तुगलकी फरमान जैसा होता है वैसे कर देता है? अधिकारी बोलता है आप फलां 31 मार्च से नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। किसी को रिटर्न में नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर ये रिटर्न में देंगे हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम ग्रेजुएटी का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा और कहीं ना कहीं उसमें हमारे डेली वेजर भी कसूरवार हैं। बिना किसी के कागज दिए ही खुद चले जाते हैं। और मैंने कई लोगों को, ये जो रिटायर हो भी गए हैं, मैंने उनको भी, बड़ी लोगों को कहा है कि भाई आप केस लाइए, अपनी फाइल लाइए, हम ग्रेजुएटी का केस जो है लेबर डिपार्टमेंट में फाइल करेंगे। कम से कम ग्रेजुएटी जो हक है हमारा वो हम क्यों छोड़ेंगे? लेकिन हमारे डेली वेजर भी इस मसले पे ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो दूसरा पक्ष इसका ये है कि डेली वेजर ये सोचता है कि कोर्टों में खर्चा होता है और इसमें कोई शक भी नहीं है, तो उस वजह से फाइनेंशियली वो इतना साउंड नहीं होता कि वो केस लड़ सके, तो उस वजह से भी पीछे हट जाते हैं। तो मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से अपने जहां भी कोई डेली वेजर रिटायर होता है तो उसको फिर ये कहूँगा कि आप आइए, हम आपको बिल्कुल सस्ता वकील प्रोवाइड करवाएंगे जो आपसे पहले कुछ भी नहीं लेगा। आपको जब आपका क्लेम मिलेगा तब आपको उसको जो भी उसका खर्चा होगा वो देना होगा। और एक केस मैंने अभी फाइल करवाया भी है, मंगत राम का केस हमने फाइल किया है। तो जो हमारा हक बनता है उसके लिए जहां भी हमारी सपोर्ट की जरूरत होगी हम अवेलेबल रहेंगे। हर किसी तरीके से सपोर्ट जो है वो डेली वेजर को करेंगे। डेली वेजर को भी अपने हक और जो उसका राइट बनता है उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा कि हमारे हक कितने हैं। उनके लिए अगर सरकार नहीं दे रही, सरकार तानाशाही चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी लोकतंत्र जिंदा है, कोर्ट जिंदा है, कोर्ट में आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपको कोर्ट में भी लड़ना चाहिए। जी। तो रवि, आज जो मैं एक सवाल, जो निजी सवाल है मेरा, वो ये है आपसे कि लंबा संघर्ष 26 सालों से चल रहा है, लेकिन जो उसका नतीजा है वो कुछ नहीं दिख रहा, उसकी जो मंजिल है वो नहीं दिख रही। क्या कभी मायूसी आती है मन में? संजीव जी, वैसे तो मायूसी नहीं आती, लेकिन जब कई इंसिडेंट ऐसे हमारे सामने हुए हैं जहां कोई हमारा डेली वेजर साथी सुसाइड कर जाता है या किसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है, उस दिन हमें ये महसूस होता है और उस दिन हमें डर लगता है कि कल ये इंसिडेंट अगर हमारे साथ होता है तो हमारे परिवार का क्या होगा। वो जो समय आता है उस वक्त कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं हम लोग भी। लेकिन फिर एक कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इंसान को अपने आखिरी दम तक कोशिश करनी चाहिए, और उसी चीज़ को हम लेकर के आज भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें ऐसी सरकार मिली। हमने इस जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार को सत्ता में लाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी थी। इस सरकार को सत्ता में इसलिए लाया था कि जो पिछले 20 सालों से हमारा शोषण हो रहा है ये लोग हमारे साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन हमें अफसोस हुआ कि हम 30 सितंबर 2014 को एक कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से एक प्रपोजल जो है नॉन एजेंडा मीटिंग में आया, नॉन एजेंडा आइटम मीटिंग में आई थी कैबिनेट में, कि इन लोगों को हम 3 हिस्से में परमानेंट करेंगे SRO 64 के तहत। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस कर दी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। हमारे जो तब के मंत्री थे श्यामलाल शर्मा जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिस वजह से डेली वेजर रेगुलर नहीं हो पाया। और उसके बाद हम लोगों ने सत्ता बदल दी कि हमें एक बहुत बड़ा भरोसा था ये लोग कभी सत्ता में नहीं आए, ये हमारे जम्मू के लोग हैं, ये हमारे साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन इन्होंने इंसाफ करना तो दूर की बात, आज 10 सालों के बाद हमें जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। जो SRO 64 के तहत 3 हिस्सों में लोग रेगुलराइज होने चाहिए थे, आज वो लोग रिटायर होके, डेथ होके
वो लगातार खाली हाथ घर जा रहे हैं, कोई डेथ हो रही है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई 60 साल की एज पूरी करके घर जाके बैठ गया, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आई। और आज भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, आज भी सरकार का कोई ऐसा नजर नहीं आता, सरकार का कोई ऐसा रवैया कि सरकार डेली वेजर को परमानेंट करने के हित में है। क्योंकि ये सरकार जो है, मैंने अपना जो महसूस किया, ये सरकार शायद ये चाहती है कि हम इस डिपार्टमेंट को ही प्राइवेटाइज कर देंगे, इसलिए वो डेली वेजरों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो 650 दिन प्लस हो गए धरना प्रदर्शन, और हर एक चेयर के साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं, सब ने यही करा, हाँ आपका मसला अंडर प्रोसेस है। चाहे इन नेताओं के बयान सुन लो, हाँ हम ही करेंगे, लेकिन वो दिन कब आएगा, मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा। अब मैं अपने जितना भी डेली वेजर हमारा साथी है, उनका परिवार है, उनके रिश्तेदार हैं, मैं सबसे प्रार्थना भी करूंगा कि आज जो सत्ता में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जिनको इतना नशा हो गया कि जिन लोगों ने डेली वेजर को पाप की घंटी भी कहा, जिन लोगों ने डेली वेजर को बैकडोर एंट्री भी कहा, जिन लोगों ने दहेज में मिले भी हुए भी कहा, ये सब आपको जब आप वोट करने जाओ तब आपको ये याद रखना होगा कि इन लोगों का गरूर टूटेगा, तभी आपकी ज़िंदगी जो है बदल सकती है। रवि जी, आपने बात की कि जब श्यामलाल शर्मा ने रिज़ाइन कर दिया था, क्या समझता कि आपका जो एजिटेशन आज यहाँ पे आप हैं, उसके लिए वो एक समय था, वो एक जिम्मेदारी है वो भी, क्योंकि अगर उस समय ये ऐसा नहीं होता तो शायद फेस मैनर पे परमानेंट का बन जाता कुछ। बिल्कुल, ये तो क्लियर था, उसमें किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं है। वो तो क्लियर हो चुका था कि 3 हिस्से में हम परमानेंट करेंगे। फेज फाइनल हो चुके थे 94 से लेके 2005, और दूसरा फेज 2006 से लेके 2009, और तीसरा फेज 2009 से 2014, और SRO 64 इंप्लीमेंट हो रहा था। आज तक सारे लास्ट फेज जो 2018 में था, 2018 में रेगुलराइज होना था, तो लेकिन वो एक ही कारण बना कि रिजाइन, शायद उनके अपने लोग जो नहीं आ रहे थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग थे, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया, और उनके तो रिजाइन करने का कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी उसी शख्स को फिर उस कमेटी का सदस्य बना रही है जिसको डेली वेजर के इशू को सॉल्व करने के लिए बनाई गई कमेटी को? मैंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोगला काम कर रही है, डेली वेजर के साथ दोगली रणनीति खेल रही है। क्योंकि श्यामलाल शर्मा ने उस समय आपकी सारी वो जो प्रोसेस था उसको ब्रेक लगा दी वहां पे, नहीं तो आज तक सारे मेरे ख्याल से हो जाते हैं कंप्लीट। बिल्कुल 2018 में लास्ट फेज। भारतीय जनता पार्टी जो है उसी शख्स को उस कमेटी का इंचार्ज बना रही है जिस की जो डेली वेजर के इशू को देख रहे हैं, तो कैसे समझते हैं कि कैसे कितनी सीरियस है ये? मैंने वही कहा, मैंने इसीलिए लोगों से अपील की कि ये लोग जो हैं वो हमारे हक में नहीं है। ये इन्होंने इतनी गंदी राजनीति डेली वेजर के साथ खेली है। संजीव जी, कोई भी सरकार आती है वो एक पॉलिसी लेके आती है, पॉलिसी आती है, उस पर काम करती है, जब वो सरकार बदल जाती है दूसरी सरकार आती है, उस पॉलिसी को आगे लेके जाती है। ये हमने पहली सरकार देखी कि जिसने उस पॉलिसी को ही खत्म कर दिया, आज उस पॉलिसी का आता पता नहीं है। और यहां तक कि हमारे पीएमओ में बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 3-3, 4-4 बार बयानबाजी की डेली वेजर के खिलाफ, और उनकी बयानबाजी के बाद हमारे पूर्व के जो चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता थे, उन्होंने बैकडोर एंट्री कहना शुरू कर दिया। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा तो उन्होंने भी कहा, और उसके बाद आप देखें कोर्ट में से 7 जजमेंटें जो आ चुकी हैं, जो लोग रेगुलराइज हो चुके हैं, और एलजी साहब ने खुद पोस्टें क्रिएट करने की परमिशन दी है। अगर कोर्ट लीजिबल मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट लीजिबल मान रहा है कि ये जो लोग लगे हुए हैं 2001 से पहले, इनको SRO 64 दे दो, जो 2001 के बाद लगे हैं उनको SRO 520 दे दो, फिर इनको प्रॉब्लम क्या है? फिर हमारे एलजी साहब कहते हैं कि मैंने एक 2248 का ऑर्डर बनाया हुआ है, जो डेड बुड अधिकारी हैं, जो अपना काम प्रॉपर नहीं करते, मैं उनको बाहर निकाल दूंगा। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपके नीचे बैठे हुए जो सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है कि अगर पब्लिक कोई डिमांड कर रही है उसको फुलफिल करना इनकी जिम्मेदारी है, जो जेन्युइन चीज है उसको करना है। लेकिन अगर कोर्ट वालों को आप कर रहे हो, इसका मतलब है ये लोग एलिजिबल हैं। अगर ये एलिजिबल हैं तो पिछले 650 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, और आपके 3-3 बार आपके ऑफिसरों के साथ हमारी मीटिंग जो हो चुकी है, उसके बाद इन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की? हाँ, डिपकॉम तक लेवल के जो ऑफिसर हैं, वो मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के, यहां तक कि एलजी साहब से भी मीटिंग हो चुकी है। फिर एलजी साहब ने इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? 3-3 लाख रुपए ये लोग सैलरी लेते हैं। किस चीज की सैलरी लेते हैं? जनता के टैक्स का पैसा है ना। जनता के टैक्स के पैसे से अगर ये सैलरी ले रहे हैं, ये अपना काम क्यों नहीं कर रहे? ये इनका काम है, ये कोर्ट का काम थोड़ी है।
को अगर हर डेली वेजर को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तो वो डेली वेजर नौकरी ही क्यों करता? अगर इतना वो फाइनेंशियली साउंड होता तो वो डेली वेजर आता ही नहीं। ये इसी चीज का खामियाजा उठा रहे, ये इसीलिए मैं कहता हूं कि ये तानाशाही है, ये हिटलरशाही चल रही है। अगर कोर्ट जिस चीज को, कोर्ट से ज्यादा कोई कानून तो जानता नहीं है। अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये एलिजिबल हैं, और सुप्रीम, मैं पिछले 2 साल से ये मीडिया में भी बोल रहा था कि भाई जो परमानेंट नेचर का जॉब है उसके ऊपर कैजुअल डेली वेजर नहीं लगाया जा सकता। और उसी के ऊपर अभी 12 मार्च को महानंदी कोल्डफील्ड की उसमें जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने साफ क्लियर कर दिया है कि 12 महीने चलने वाले काम के ऊपर आप डेली वेजर नहीं लगा सकते। अगर आप डेली वेजर लगाते हो तो 1-2 साल के अंदर आपने उनको रेगुलराइज करना पड़ेगा। और हम तो कह रहे थे चलो 7 साल जो हमारा यहाँ का कानून था, आप 7 साल के बाद ही रेगुलराइज कर दो, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट को भी नहीं मान रहा। ये इसीलिए कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है, और तानाशाही जिनकी छत्र छाया में चल रही है। आज लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि क्या उनको दोबारा कुर्सी देनी है, ताकि हम आगे भी उसी तानाशाही का शिकार होते रहें। ये डेली वेजरों को, डेली वेजरों के परिवारों को और उनके रिश्तेदारों को तय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही चेहरे दोबारा सत्ता में वापसी करते हैं तो इससे भी बड़ा शोषण सहने के लिए डेली वेजर को तैयार रहना पड़ेगा। जी। तो रवि जी, कहीं ना कहीं ये लगता है आपको कि आपकी जो आंदोलन है, जो आपका इतना लंबा संघर्ष जो चल रहा है, उसको एक कामयाब होने की एक वजह ये भी है कि डेली वेजर जो है वो यूनाइट नहीं है? बिल्कुल संजीव जी, मैं बड़े स्पष्ट कहता हूं, क्योंकि अलग अलग यूनियनों से जुड़े हुए हैं, एक मंच पे नहीं है। एक यूनियन स्ट्राइक की कॉल देती है, दूसरी यूनियन काम करना शुरू कर देती है, अक्सर देखने में मिलता है। हाँ बिल्कुल, ये सच है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमने बड़ी कोशिश की, किसी से कोई चंदा नहीं लिया, किसी के ऊपर कोई वर्डन नहीं डाला। हम लगातार संघर्ष चलाते हैं और 2 या 3 महीने के बाद एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं, जब हम डिस्ट्रिक्ट वालों को जम्मू बुलाते हैं। क्योंकि हम भी इस चीज को समझते हैं कि अगर पुंछ से किसी को जम्मू आना है तो उसको 2000-3000 रुपये खर्चा पड़ता है। डोडा किश्तवाड़ से आने वाले को 2-3 हज़ार खर्चा पड़ता है, इसलिए हम उनको बार बार नहीं बुलाते हैं। लेकिन जब हम बुलाते हैं 3 महीने या 4 महीने के बाद, तो हमारी संख्या 2000-2500 से ज्यादा नहीं बढ़ती। और उसके बाद क्या होता है कि जब लोग आ जाते हैं, आएंगे 2 घंटे बैठेंगे, उसके बाद खिसकना शुरू कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं कमी है हमारे अंदर। तो मैं आज भी कहना चाहूंगा कि अगर डेली वेजर एक दिन भी, हम 60,000 की बात करते हैं जो ऑल डिपार्टमेंट का है, पीएचई का हमारा 22,000 डेली वेजर है, और जिस दिन भी 10,000 डेली वेजर ईमानदारी से ये अपने घर से तय करके निकल के आ गया कि मुझे रेगुलाइजेशन चाहिए, मुझे अपने बच्चों की एजुकेशन चाहिए, मुझे अपने परिवार की सुख सुविधा चाहिए, और मुझे आज लड़ना है, जिस दिन भी 10,000 की संख्या जम्मू की सड़कों पे उतर गई, एलजी साहब को राजभवन छोड़ के सड़क पे आके फैसला करना पड़ेगा। ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। रवि जी, जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी संगठन कह सकते हैं उसको हम, भारतीय मजदूर संघ, उसके साथ भी एसोसिएट हैं आप, तो क्या कभी उस प्लेटफॉर्म पे बात नहीं होती इसकी कि किस तरह से जो है डेली वेजर के इशू को जो है वो सही तरीके से नहीं उजागर किया जा रहा? संजीव जी, पहले तो मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा। बीएमएस जो है भारतीय मजदूर संघ, वो बीजेपी का सहयोगी संगठन नहीं है। एफिलिएशन हमारी आरएसएस के साथ है, लाइक माइंडेड। लाइक माइंडेड आप कह सकते हो कि देश हित की बात करते हैं। हमारा नारा है देश हित, उद्योग हित और मजदूर हित। आरएसएस के साथ हमारी एफिलिएशन है। बीजेपी अगर चाहती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, और बीएमएस का अगर सेक्रेटरी पिछले 650 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो अगर वो नहीं इस मुद्दे को सुन ले तो उससे ही क्लियर हो जाता है कि वो हमारे लोग नहीं है। और वैसे भी सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, वो कभी मजदूरों के हित में नहीं रही। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या उस मंच पे बात नहीं होती, मैंने खुद अपने लेवल पे बहुत दूर तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया है, और बीएमएस की सपोर्ट से होम मिनिस्टर तक भी ये बात पहुंचाई है। और बीएमएस के ही एफर्ट्स के साथ 2 बार हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष जी हैं, वो जम्मू में भी आए, और भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता यहाँ पे, जिन लोगों ने डेली वेजर के इशू को
एलजी साहब के साथ भी डिस्कस किया, दिल्ली में भी डिस्कस किया, होम मिनिस्टर साहब के साथ भी डिस्कस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद उनकी भी आज सुनी नहीं गई। तो यही काफ़ी है ये बताने के लिए कि आज की सरकार का रवैया क्या है। दूसरा, उसमें कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं। हमारी एफिलेशन जो है वो उसमें कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, जिस वजह से हमारी होम मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट मीटिंग नहीं हो पाई है। तो उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको भी प्रयास कर रहा हूं एक उसको दूर करने का। रवि जी, इसी के साथ एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं। पिछले दिनों अधिवेशन हुआ भारतीय मजदूर संघ का, उसमें एक प्रस्ताव लाया गया आपकी तरफ से, क्या था वो प्रस्ताव? मैं जनता के लिए आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारा कटरा में अभी 23 और 24 मार्च को एक अधिवेशन हुआ था, और अधिवेशन में जो मैंने पीएचई का जो डेली वेजर का इशू है, और पीएचई के साथ साथ अदर डिपार्टमेंट का भी जो डेली वेजर की जो मेन डिमांडें हैं, जैसे रेगुलाइजेशन और जो कोर्ट की जजमेंट्स हमारे हक में आई हैं, उनका सारा एक रेजोल्यूशन जो अपनी तरफ से वहाँ पे पेश किया गया था। तो वहाँ पूरे हाउस ने उसको पास किया है और उसका अब डॉक्यूमेंट बन रहा है। जैसे और भी अदर डिपार्टमेंट्स की भी डिमांडें हैं, तो उनका एक पूरा डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद वो सेंटर को भी भेजेंगे और एलजी साहब को भी वो हम देंगे। तो उसके लिए भारतीय मजदूर संघ जो है अगले 3 साल जो नई टीम बनी है वो उसके ऊपर काम भी करेगी, और पूरा भारतीय मजदूर संघ इस मसले पे पूरी फुल सपोर्ट जो है वो डेली वेजर के साथ कर रहा है, और उम्मीद करेंगे कहीं ना कहीं इस मसले का सल्यूशन निकलेगा। ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं, कुछ ना कुछ सल्यूशन जो है वो जरूर आएगा। जी रवि जी, कार्यक्रम का समय तो पूरा हो रहा है, लेकिन मैं फिर वहीं पे पहुंचना चाहता हूं जहां से मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। वो ये था कि आपने जो रिजाइन दिया, क्या उसके पीछे वही कारण तो नहीं था कि जो कभी डेली वेजर का इशू को इतने बड़े लेवल पे नहीं उठाया गया, अब उठाया जा रहा है। दूसरी यूनियन जो है उनको लग रहा है कि अब रवि हंस हमारे आगे खड़े होने लायक हो गया है। यही वजह तो नहीं है कि आप रिजाइन? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, नहीं, लेकिन किंतु बतानी चाहिए ना। उनके मन में क्या है ये वो बेहतर बता सकते हैं। मैंने जैसा 2 सालों में महसूस किया कि जब हमें किसी ने साथ ही नहीं देना है तो फिर हम क्यों चलेंगे उनके साथ? क्यों, आखिर क्यों? वो बैठ के बात करें। मैं सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हूं, बैठे लोगों के सामने, मेरे भी सवाल हैं। आखिर जब हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इक्वली चला रहे हैं, हम 26 साल से आपका समर्थन कर रहे हैं। जी जी। मैंने 13 साल जो एसोसिएशन छोड़ी है, मैंने 13 साल उस एसोसिएशन को दिए। मैं यही पूछूंगा यार, 13 सालों में डेली वेजर को क्या बेनिफिट हुआ, बता दें। शायद उनको ये लगा होगा कि हमें बाईपास कर दिया, तो वो उनकी इच्छा है। तो मेरा कभी ऐसा नहीं था, मैं कभी भी एसोसिएशन को छोड़ना भी नहीं चाहता था, सच्चाई ये है। हाँ, कुछ नाराजगियां थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं एसोसिएशन छोड़ दूंगा। लेकिन शायद उनको लगा होगा कि ये हमें बाईपास कर रहा है, तो वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। मैं डेली वेजर हूं, मुझे अपनी जहां मौका मिलेगा मैं अपनी बात करूंगा, मैं डेली वेजर की बात करूंगा। जब तक लड़ रहा हूं तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर आप एफर्ट्स ही अधूरे लगाओगे तो फिर आप कभी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकते। अगर मुझे पता है कि इस मंच से मुझे मदद मिल सकती है, तो मुझे अगर किसी के पैर भी पकड़ने पड़ेंगे डेली वेजर के मुद्दे के लिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं पकड़ूंगा। और जहां तक भी मेरी अब जिम्मेदारी है कि अगर मैं किसी चीज को लीड कर रहा हूं आगे खड़ा होके, तो अगर मुझे पता है कि ये आदमी मेरी मदद कर सकता है तो मैं उसकी मदद मांगने के लिए तैयार हूं, और मांगूंगा भी, मांगी भी है, लोगों से मिन्नतें करके बड़ी ऊंचे लेवल तक बात पहुंचाई भी है, और आगे भी प्रयास करता रहूंगा। किसी को पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो वो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन अब कोई ये सोचे कि डेली वेजर लड़ेगा और कोई और फायदा ले जाएगा, वो नामुमकिन है जी। तो रवि जी, कार्यक्रम का जो समय है वो समाप्त हो रहा है, तो हमें भी आपसे इजाज़त लेनी होगी। लेकिन जो एक लोगों के दिलों में एक जो मनों में एक कन्फ्यूज़न था जो डेली वेजर्स को, कि रवि हंस ने शायद जो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट है उससे रिज़ाइन किया, उस पर आपने आज क्लियर किया है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकारें भी थोड़ा ध्यान दें कि आखिर पिछले 26 वर्षों का जो संघर्ष है वो भी अपने नतीजे पे पहुंच सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपने अपना समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो ये थे रवि हंस, जो पीएचई एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट के सदस्य हैं और भारतीय मजदूर संघ के सेक्रेटरी हैं स्टेट के। तो इनसे जो हमने डेली वेजर इशू जो है, डेली वेजर्स का जो इशू है, क्योंकि पिछले 26 वर्षों से इनका जो एक लंबा संघर्ष था, लेकिन जिसकी मंजिल अभी दूर दूर तक इन्हें नहीं दिखाई दे रही, उसके ऊपर हमने बात की। और बात की उस मुद्दे के ऊपर जो इस समय बड़ा एक इशू बना हुआ था, एक कंट्रोवर्सी जैसी बन गई थी कि रवि हंस ने आखिर क्यों इस्तीफ़ा दिया,
यूनियन से, तो उस पर भी इन्होंने आज अपना पक्ष रखा है। इसी के साथ हमें और हमारी सारी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सरकार के कानों तक जो है ये बात पहुंच सके। इसी के साथ हमें और हमारी सारी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।